जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप लोगों को लग रहा है कि 2025 का जो साल है वो कुछ बड़ा करके जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात की दुविधा भी आपके मन में है। लेकिन क्या वास्तव में 2025 का जो गोचर बन रहा है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा है कि 30 मार्च 2025 को एक बहुत विशेष परिस्थिति ब्रह्मांड में बन रही है, तो क्या इसका हम आकलन जो कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या इतिहास के अंदर हमको कोई इसी तरह के बड़े परिवर्तन का कोई प्रमाण मिलता है? अगर मिलता है तो वो क्या था? आज के वीडियो में मैं आपको सन 1962 के अंदर गोचर की वो परिस्थिति जो बनी थी, जिसने इस पूरी दुनिया के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन एप्लीकेबल कराया था, उसी का एक एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं, जो 1962 का वो प्रमाण 2025 की बात को प्रमाणित करेगा। आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरह से इस दुनिया के अंदर परिवर्तन लागू होते हैं। आप 5 फरवरी 1962 का एक गोचर बनाइए, यानी 5 फरवरी 1962 को जब आप कुंडली बनाते हैं उस दिन की, तो आप देखते हैं कि मकर राशि के अंदर 8 ग्रह मौजूद हैं और कर्क राशि के अंदर राहु है। यानी बहुत अलग तरह की परिस्थिति है जो 30 मार्च 2025 को बन रही है, उससे भी भयंकर परिस्थिति यह बन रही है 5 फरवरी 1962 को। ऐसे में 5 फरवरी 1962 को अगर ग्रहों की ऐसी परिस्थिति बनी जो 30 मार्च से भी महत्वपूर्ण है, तो फिर दुनिया में तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई 1962 में। ऐसा कुछ तो मुझे तो याद नहीं है, आपको भी शायद याद नहीं होगा। लेकिन जरा उस गोचर को आप अध्ययन करिए, उस गोचर का, तो आपको पता लगेगा कि वो परिवर्तन आखिर था क्या और कैसे एप्लीकेबल हुआ। जब आप 5 फरवरी 1962 का वो गोचर बनाते हैं, तो आपके सामने जो ग्रहों की परिस्थिति आती है वो ये कहती है कि 8 ग्रह एक ही राशि में स्थित हैं और वो मकर राशि है, यानी कि शनि की राशि है। और उसके ठीक सामने राहु है जो कर्क राशि में स्थित है। अब आप सोचिए कि 8 ग्रहों की दृष्टि राहु पर है और वर्तमान में भी तो 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है। 1962 में ऐसा क्या हुआ जो 2025 में होगा? आकलन तो करना पड़ेगा हमें। तो अब एक एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। जब हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं, काल पुरुष का मतलब होता है कि जो ब्रह्मांड में परिस्थितियां हैं वो इस धरती पर कैसे एप्लीकेबल होगी। यदि इस चीज का आपको एनालिसिस करना है तो आप काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे, अर्थात मेष लगन की कुंडली बनाएंगे। अब जब हम मेष लगन की कुंडली बनाते हैं 5 फरवरी 1962 की, तो हमारे सामने एक परिस्थिति आती है कि चतुर्थ भाव में राहु बैठा है और दशम भाव के अंदर 8 ग्रह मौजूद हैं। लेकिन जब आप इसका एनालिसिस करेंगे, ये तो हो गई सामान्य परिस्थिति, लेकिन जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो आप क्या पाएंगे? राहु चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव सुख संपत्ति का होता है, वैभव का होता है। ऐसे में राहु चतुर्थ भाव में बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा है, और राहु जहां भी बैठता है उस जगह की विशेषता को, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। ऐसे में 1962 के अंदर हमें इस गोचर से एक संकेत मिलता है जो राहु दे रहा है, और वो ये दे रहा है कि हमारे जो संसाधन है इसके अंदर एक बहुत बड़ा सुधार लागू होने वाला है। यानी राहु हमें अब वो देने जा रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। ये 1962 का गोचर बता रहा है। लेकिन जब सामने देखते हैं तो 8 ग्रह एक साथ हैं, लेकिन जब उनकी डिग्री चेक करते हैं तो पता लगता है कि सूर्य के आसपास ही सारे ग्रह हैं और सब अस्त हैं। यानी 6 ग्रह अस्त हैं, सूर्य उनको अस्त कर रहा है, और केतु सूर्य के साथ है। केतु अस्त हो नहीं सकता क्योंकि केतु छाया ग्रह है, वो राहु के साथ ग्रहण बनाएगा लेकिन अस्त नहीं होगा।
ऐसे में 5 फरवरी 1962 को इस गोचर पर अगर हम ध्यान से इसका एनालिसिस करेंगे तो हमें दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आती है कि ये जो परिस्थिति 1962 में बनी, इसमें केवल दो ही ग्रह काम कर रहे थे, एक राहु और एक सूर्य। और राहु और सूर्य मिलकर के आमने सामने एक ग्रहण की स्थिति तो बना रहे हैं, लेकिन बात आती है कि यहां प्रभाव किसका होगा, तो प्रभाव केवल दो ग्रहों का होगा, एक सूर्य का होगा और एक राहु का होगा। यानी राहु एक ऐसी परिस्थिति को जन्म देगा जहां से हमारे संसाधन अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, और सूर्य की स्थिति वो ये बताती है कि उसने सारी ऊर्जाओं को अपने कंट्रोल में किया हुआ है और सूर्य आत्म तत्व होता है। यानी ये जो परिवर्तन होगा ये ईश्वर के द्वारा इस धरती पर लागू किया जाएगा। हर परिस्थिति ईश्वर के अधीन होगी, उनके नियंत्रण में होगी, और ये परिवर्तन हमारे व्यक्तियों के जीवन के अंदर, हम मनुष्यों के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन लेकर आने वाला है, हमारे संसाधनों को बेहतर बनाने वाला है। अब जब ये गोचर हमें मिल रहा है और हो कहां रहा है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब सूर्य ये परिवर्तन करेगा तो कहां बैठ के करेगा, यानी दशम भाव में करेगा, हमारी कार्य प्रणाली में करेगा, और मकर राशि अर्थात शनि की राशि। शनि किसको रिप्रेजेंट करता है? शनि मेडिकल इसको रिप्रेजेंट करता है, टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, बेहतर व्यवस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है, न्यायिक व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में कुछ बड़ा तो ऐसा होने वाला है जो हमारी परिस्थितियों को, हमारे संसाधनों को, हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारी मेडिकल साइंस को एक बहुत बड़ा परिवर्तन देने वाला है। ये गोचर इस बात को प्रमाणित कर रहा है। अब इसका एनालिसिस करते हैं। गोचर तो हमने देख लिया, तो क्या 1962 के बाद और आज अगर हम 2025 में खड़े हैं, तो क्या 1962 से 2025 के बीच में हमारे विकास की यात्रा को जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप जरा उसका एनालिसिस खुद करके देखिए। 1962 के अंदर इस दुनिया की स्थिति क्या थी? भारत गरीब था, जूझ रहा था अपनी परिस्थितियों से। पाकिस्तान के भी वही हालात थे। चाइना कोई बहुत बड़ा संपन्न नहीं था। रशिया, यूएसएसआर अपने टुकड़े झेल रहा था, उस परिस्थिति को फेस कर रहा था। अमेरिका के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, एक शीत युद्ध चल रहा था। ये वो परिस्थितियां थी। लेकिन अचानक से उन परिस्थितियों के अंदर एक बदलाव आता है और हम अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। मून मिशन चालू होता है, स्पेस में जाने की एक दौड़ शुरू होती है, और उसी दशक के आसपास अमेरिका और रशिया ने चांद पर कदम रखने का एक साहसिक कार्य भी किया था, जैसा वो दावा करते हैं। उसके बाद लगातार इन्वेंशन हुए। 1990 का दौर आते आते हम विज्ञान की उस सीमा पर पहुंच चुके थे जहां से हमने पूरी दुनिया को एक तरह से कहूं तो मुट्ठी में कर लिया था। उसके बाद इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, क्या नहीं आया। और आज जब हम 2025 की बात करते हैं तो इस दुनिया के लिए विज्ञान ने वो दरवाजे खोल दिए हैं, मेडिकल साइंस ने वो तरक्की कर ली है जिसके बारे में कहा जाए तो कई दशकों में जो तरक्की नहीं हुई, कई शताब्दियों में जो तरक्की नहीं हुई, वो मात्र 1962 से लेकर के और ये 2025, हम 2025 नहीं, हम बात करेंगे 2000 तक की, तो 2000 तक लगभग ये सारी तैयारियां हो चुकी थी। और 2000 के बाद से लेकर के अगर हम 2025 की बात करें तो इस बीच में तो दुनिया का हर व्यक्ति इससे लाभान्वित जरूर हुआ है। तो क्या मकर राशि के अंदर बन रही ये युति इस दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर के, संसाधनों को लेकर के क्या बड़े परिवर्तन को उसने अप्लाई नहीं किया? क्या हमारी सुविधाएं जो राहु के कारण से हमें एक प्रमाण मिल रहा था बढ़नी चाहिए, क्या नहीं बढ़ी? 1962 के अंदर ये दुनिया जिस तरह से रहती थी, इसका रहन सहन था, और आज हम 2025 की बात करें तो क्या इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आ चुका है? क्या ये परिवर्तन हमारी आंखों के सामने नहीं है? चाहे हथियार हो, टेक्नोलॉजी हो, शिक्षा हो, हर जगह पर हमने एक बहुत बड़ी तरक्की की है।
इसे आप छोटा नहीं आंक सकते। लेकिन बात आती कि उस समय जब दो ग्रह, केवल सूर्य और राहु, इतना बड़ा परिवर्तन इस धरती पर अप्लाई करवा सकते हैं, तो 30 मार्च 2025 के गोचर को जब आप देखेंगे तो यहां भी वही 8 ग्रहों की परिस्थिति है। 8 ग्रह केतु को देख रहे हैं। राहु ब्रह्मांड का 8वां आयाम है, जहां हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। यानी कि 1962 के अंदर ईश्वर ने इन ग्रहों के आधार पर एक ऐसी व्यवस्था को इस धरती पर जन्म दिया, जहां इस कलयुग का अंतिम जो खंड है उसमें बुद्ध तत्व हम सबके कर्मों को इस तरह से समायोजित करेगा कि हम इस पूरे युग के अंदर, कलयुग के अंदर जो काम अब तक नहीं कर पाए वो अगले चंद सालों में हम कर डालेंगे। और आप देखिए कि पूरे कलयुग के अंदर हमने जो तरक्की नहीं करी वो पिछले 1962 से लेकर अब तक आप देखेंगे तो इसमें हमने की है। यानी राहु ने हमारे कर्मों का सारा हिसाब किताब एक जगह ला करके खड़ा कर दिया हमारे सामने, जो हमने इन 7 ऊर्जाओं के द्वारा हमने अपने कर्मों का हिसाब किताब तैयार किया है। लेकिन जब 2025 के गोचर की बात करते हैं तो 2025 के इस गोचर के अंदर ग्रह आपस में अगर हम देखें तो वो अस्त नहीं है। सूर्य के साथ 6 ग्रह साथ हैं, लेकिन उन 6 ग्रहों में केवल और केवल चंद्रमा और बुध अस्त है। अब चंद्रमा अस्त है तो चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेगा, तो चंद्रमा के अस्त होने का प्रभाव तो 2 दिन से ज्यादा होने वाला नहीं है। और बुध अस्त है, इसका मतलब है कि इस कलयुग का जो तत्व है, चौथा तत्व जो बुध तत्व है, उसको अस्त कर दिया गया है। यानी वो फिर सूर्य के अधीन है। यानी जैसे 1962 में सारे ग्रह सूर्य के अधीन थे, इस बार केवल और केवल बुध तत्व ही सूर्य के अधीन है, नीच राशि में स्थित है। अर्थात हमारी बुद्धि का नकारात्मक रूप अब ईश्वर के अधीन है, वो जैसा चाहेंगे इसका समायोजन करेंगे। और सामने कौन है जिस पर दृष्टि है 8 ग्रहों की? इस बार वो केतु है। केतु ब्रह्मांड का 9वां आयाम है, मोक्ष का आयाम है। यानी वो परिस्थिति जहां हर ऊर्जा को पुनः अपने अपने ओरिजिनल रूप के अंदर पुनः स्थापित किया जाएगा। और वो 1962 के अंदर जो युति बन रही थी वो मकर राशि में थी। मकर राशि अर्थात शनि की राशि। अब शनि की राशि है तो युद्ध नहीं होगा। शनि युद्ध को रिप्रेजेंट नहीं करते, शनि तरक्की को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1962 के गोचर ने तरक्की हमें दिलाई। लेकिन 2025 की जब बात करते हैं तो ये युति मीन राशि में बन रही है, और मीन राशि धर्म की राशि है। तो अब ये जो परिवर्तन है वो धर्म के अंदर है, हमारी विचारधारा में है, हमारी धार्मिक मान्यताओं में है। ऐसे में इस गोचर को जब हम देख रहे हैं 30 मार्च 2025 को, और जब बहुत ढूंढा कि क्या पहले ऐसी कोई परिस्थिति बनी, तो एक डेट हमारे सामने आई 5 फरवरी 1962 की, और उसका जब एनालिसिस किया तो सारी पिक्चर हमारे सामने थी कि उस समय का परिवर्तन कैसे इस धरती पर एप्लीकेबल हुआ, और इस समय पर जो 30 मार्च 2025 को गोचर बन रहा है ये अब कैसे एप्लीकेबल होगा। इसीलिए आप देखिए कि बृहस्पति अतिचारी है, बृहस्पति के घर में युति बन रही है, बृहस्पति अतिचारी है, और बृहस्पति अर्थात ज्ञान का कारक। और ऐसे में बात फिर वही आती है कि धर्म युग है, धर्म की स्थापना है, तो ये कार्य तो होगा ही होगा। ऐसे में 30 मार्च 2025 का गोचर स्पष्ट तौर पर हमारे सामने वो प्रमाण रख रहा है कि कैसे ईश्वरीय ऊर्जाएं अब इस धरती पर धर्म की स्थापना का कार्य करने जा रही है। और इसका आकलन जब आप देखेंगे तो जैसे 1962 से लेकर 1990 मात्र 30 सालों के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी तरक्की किस तेजी से हुई थी। 1990 से 2020 की तरक्की आप देखेंगे तो आपको पता लगा किस तेजी से हुई थी। इसी तरह से 2025 से जो ये समय शुरू होगा धर्म का, ये धर्म स्थापना का कार्य इतनी तेजी से होगा कि जो समय, जो कालखंड हजारों साल का भी इस धरती पर परिवर्तन नहीं कर पाया, वो चंद सालों के अंदर इस धरती पर ये परिवर्तन एप्लीकेबल हो जाएगा और धर्म की स्थापना पूर्ण होगी। और अगर इस गोचर को हम लगातार आगे करते हुए देखते हैं कि कब ये जाकर के पूर्णता हो जाएगी,
तो 2072 एक वो साल निकल कर आता है जहां 2025 से धर्म स्थापना का जो कार्य है, जो धर्म युग के अंदर आरंभ हो रहा है, 2072 तक जाते जाते ये पूरा काम हो चुका होगा। यानी जैसे 1962 की जो तरक्की थी, जो शुरू हुई थी, और 2020 आते आते हमने उसकी चरम सीमा देख ली थी, सब कुछ स्थापित हो चुका था, ठीक उसी तरह से 2025 से जो धर्म स्थापना का कार्य आरंभ होगा इस धरती के लिए, वो 2072 तक जाते जाते संपूर्ण हो चुका होगा। और अगर इस बात की भी प्रामाणिकता को आपको जांचना हो तो 2025 से लेकर 2072 तक बृहस्पति की गति, उसके एक राशि में रुकने के समय को और 12 राशियों के पूरे करने के समय को आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आ जाएगी। हमारे लिए हो सकता है समय बड़ा और 2072 तो बहुत दूर है, लेकिन ईश्वर के लिए यह समय क्या मायने रखता है। आप सोचिए कि अगर इस धरती पर धर्म की स्थापना उन्हें करनी है और सब कुछ पूरा कर देना है काम को, तो उनके लिए यह समय तो कुछ भी नहीं है। यानी कि 2072 का साल आते आते इस दुनिया के अंदर अधर्म का नामो निशान भी नहीं रहेगा। यह धरती पूरी तरह से धर्म का अनुसरण करने वाली होगी और इसकी शुरुआत 2025 से शुरू हो रही है। ये 1962 के ग्रहों का गोचर का वो संकेत, वो प्रमाण हमारे 2025 के परिवर्तन को साबित करता है, उसके सबूत देता है। इसीलिए एक बात को समझिए कि जब 1962 के अंदर ये परिवर्तन हुआ, काल पुरुष की जब हम कुंडली देखते हैं तो वो दशम भाव में हुआ, यानी कि हमारी वर्किंग एफिशिएंसी और हमारे संसाधन राहु चौथे भाव में। लेकिन जब 2025 का गोचर आप काल पुरुष की कुंडली पर अप्लाई करते हो तो ये 12वें भाव में बनता है और छठे भाव के अंदर केतु है। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन का, यानी हमारी सारी समस्याओं का। और 12वां भाव होता है व्यय का, मुक्ति का, अंतिम राशि है। यानी रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन, इन सारी समस्याओं के समाधान का यह समय, धर्म युग का समय, मीन राशि का यह समय और इस सृष्टि चक्र का अंतिम राशि यानी मीन राशि के अंदर यह समय, ये 100% युग परिवर्तन का वो प्रमाण है जिसका सबूत हमें 1962 से दोबारा मिल रहा है। इसीलिए सनातनियों, ज्योतिष का आकलन कोई साधारण आकलन नहीं होता है। इस आकलन को करने के लिए ईश्वरीय कृपा भी चाहिए, इष्ट साधना भी चाहिए, आपका निस्वार्थ भाव का होना भी जरूरी है। और तब जाकर आपकी मति में गणपति विराजमान होकर आपको ये संकेत देते हैं ताकि आप इन रहस्यों को समझ सकें। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है कि आप किताब पढ़ेंगे और आपको सब कुछ पता लग जाएगा, क्योंकि 1962 के गोचर का अध्ययन आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये आपको अपनी ज्योतिष विधा के द्वारा ही इस चीज को समझना पड़ेगा। इसीलिए 2025 का गोचर प्रमाणित होता है या नहीं होता है, इसका सबूत भी ईश्वर ने हमारे सामने 1962 के गोचर से दिया है। अब एक बात यहां पर आप लोगों के सामने स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जो कथा कथित अपने आप को ज्योतिषाचार्य कहते हैं, ग्रहों की परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। हां, 6 ग्रहों की युति बन रही है। देखो, पहले 6 ग्रहों की युति बनती थी तो उसमें तो ऐसा नहीं हुआ, तो अभी 6 ग्रहों की युति बनेगी तो ऐसे कैसे हो जाएगा। अब इस बात को समझिए कि 1962 में जब 8 ग्रहों की युति बनी तब ग्रह अस्त थे, यानी केतु को छोड़ दीजिए, ग्रह अस्त थे। और अस्त ग्रहों का परिणाम क्या होता है यह आपको समझना पड़ेगा कि अस्त ग्रह कभी भी फल देने की स्थिति में नहीं होते। तो वहां पर सारे ग्रह एक साथ होने के बाद भी केवल और केवल 2 ग्रहों का प्रमाण ही इस धरती पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब 2025 की बात करते हैं तो यहां सारे ग्रह अपना प्रभाव देने में सक्षम है, केवल बुध को छोड़कर। और बुध तत्व का तो समापन वैसे भी है, तो बुध को तो अस्त होना ही है। चंद्रमा 2 दिन में अपनी स्थिति को बदल लेगा, तो यहां कोई भी ग्रह अस्त नहीं है। अब इस बात को अगर प्रैक्टिकल समझना है तो ऐसे समझिए
आप कहते हैं मेरे शरीर में दर्द है, ठीक है, होगा दर्द, जाइए डॉक्टर को दिखाइए, दवा ले लीजिए। लेकिन क्या हर दर्द एक जैसा होता है? और हर दर्द के अंदर आपको समाधान एक जैसा करना चाहिए? अगर आपके सर में दर्द है, क्या करेंगे? कोई बात नहीं, सर में दर्द हो रहा है, 1-2 घंटा बर्दाश्त भी कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, मिट जाएगा। लेकिन वही दर्द यदि आपके हार्ट में हो रहा हो तो आप आराम करेंगे? आप इंतजार करेंगे या तुरंत इमरजेंसी हेल्प लेंगे? आप कहेंगे तुरंत इमरजेंसी हेल्प लेनी है क्योंकि ये हार्ट का पेन है, ये सामान्य नहीं है। लेकिन वही सरदर्द हो रहा है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, 2 घंटा भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो दर्द तो एक ही है, आपके शरीर में ही हो रहा है, लेकिन क्या दोनों दर्द के बीच में अंतर नहीं है? इसी तरह से 8 ग्रहों की युति बन रही है, 6 ग्रहों की युति बन रही है, स्थितियां आपको एक जैसी दिखेंगी कि युति बन रही है, लेकिन कौन सी युति किस स्केल की है, किस लेवल की है, किस घर में बन रही है, कौन बना रहा है और उसके प्रभाव क्या होंगे, इसका आकलन बहुत जरूरी है। कई बार ये 6 ग्रहों की युति सामान्य होती है, बहुत थोड़े से परिणाम देकर के चली जाएगी, क्योंकि उस समय गोचर हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि उसमें कितने ग्रह अपने परिणाम देने में सक्षम है। लेकिन यदि ये 8 ग्रहों की युति 6 ग्रहों की युति बनती है और हर ग्रह अपना परिणाम देने में सक्षम है, तो उसे आप सामान्य मान ही नहीं सकते। ये वो परिवर्तन होता है जो इस धरती पर एप्लीकेबल होगा ही होगा और हर क्षेत्र में होगा, क्योंकि हर ग्रह की अपनी स्थिति स्वतंत्र है। यानी परिवर्तन पूरी धरती पर एप्लीकेबल होगा। इसीलिए 30 मार्च 2025 का परिवर्तन बुध को छोड़कर हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है। और मैंने आपसे कहा बुध तत्व तो इस कलयुग का चौथा आयाम है, चौथी एनर्जी है, इसे तो समाप्त होना है, तो उसका अस्त होना तो वाजिब है। तो एक एक चीज, एक एक गोचर की इस धरती पर क्या क्या परिवर्तन होने वाला है स्पष्ट कर रही है। बस आपका एक सटीक ज्योतिष आकलन होना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है। और इसीलिए मैं दावे से कहता हूं और 2 साल से कहता आ रहा हूं कि 30 मार्च 2025 साधारण दिन नहीं है। इसके बाद जो धर्म के क्षेत्र में होगा वो अप्रत्याशित होगा, हर किसी के समझ में आएगा नहीं। और ये वो परिवर्तन है जो युगों में होने जा रहा है। इसीलिए सनातनियों 1962 का प्रमाण आपके सामने रखा है और 2025 इस बात को प्रमाणित करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।